हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की क्लास में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है सेक्शन फार्मूला। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें जो मेन कंसेप्ट है वो है सेक्शन फार्मूला। अब देखिए, सेक्शन फार्मूला पढ़ने से पहले आपको ये पता हो कि ये जो सेक्शन फार्मूला है ये होता क्या है, एक्चुअल में ये है क्या। अब यहाँ से देखिए, ये जो सेक्शन वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? टू डिवाइड समथिंग, टू डिवाइड समथिंग इनटू पार्ट्स। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को डिवाइड कर देना कुछ पार्ट्स के अंदर। अब सेक्शन का नाम आपने पहले भी कभी सुना होगा। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेट सपोज आपके स्कूल में स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि एक ही क्लास में आप ये मान के चले 70 to 80 स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं। तो स्कूल की मैनेजमेंट क्या करती है कि इतने स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए एक टीचर कम पड़ता है, यानी कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट को भी टीचर को भी, तो उनके सेक्शन बना देती है, यानी कि उन स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देती है। यानी कि 10th क्लास को मान लिया कि वो 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन इसी तरह बी कर देते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब उन्होंने क्या किया कि 10th क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक फर्स्ट क्लास क्या होगी 10th ए और सेकंड क्लास क्या होगी 10th बी। इस तरीके से सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। वही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। आपको नाम से पता ही चल गया होगा कि हम कुछ ना कुछ डिवाइड करेंगे, कुछ पार्ट्स बनाएंगे और उनके कुछ वैल्यू निकालेंगे। वो आगे देखिए, डेरिवेशन में आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। अब मेन रूल आपको पता चल चुका है कि जो सेक्शन फार्मूला उसका मीनिंग क्या होता है, टू डिवाइड समथिंग इनटू पार्ट्स। अब उसके बाद देखिए, जो प्रीवियस क्लास में था हमने पढ़ा था कि ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए रहते हैं, ये 2, 3, 5, 6 है और इनके बीच के हम डिस्टेंस निकाल रहे थे बाय डिस्टेंस फार्मूला। इतना हम पढ़ चुके थे और उस डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, या फिर कोई फिक्स पॉइंट कि इन 2 पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 में। अब देखिए, अगर मैं यहाँ बोल देता हूँ कि ये पी पॉइंट है, इस लाइन पे कोई पी पॉइंट एग्जिस्ट करता है और जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, एक्स और वाई, और ये जो पी पॉइंट है इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है। जो ये पॉइंट पी है इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है। अब 1:2 का मीनिंग क्या हो गया, 1 + 2, यानी कि टोटल 3 इक्वल पार्ट्स बना दिए हैं इस लाइन के। टोटल 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, जिसमें से 1 पार्ट्स है जो वो ए पी के इक्वल है। जो 1 पार्ट है वो किसके इक्वल है, ए पी के। और जो पी बी के हिस्से में कितने हैं, 2 पार्ट्स, यानी कि जो पी बी है वो 2 पार्ट्स के इक्वल है। इसका मीनिंग यही होता, यानी कि रेशो से आप समझ पा रहे हो। रेशो आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़े छोटी क्लासों से स्टार्ट हो जाता है। रेशो का मीनिंग क्या होता है, कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। When we compare two quantities in the terms of how many times is known as ratio। अब उनको हम क्या बोलते हो, रेशो बोलते हैं। तो इस तरीके से ये रेशो अगर आपको गिवन है और आपसे बोला जाए कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालिए, तब आप समझ पा रहे होंगे कि सर हमने तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, अब ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालने इसका कोई आइडिया नहीं है। ये चीज़ सीखेंगे हम सेक्शन फार्मूला में। यानी कि अगर किसी लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करता है, वो गिवन रेशो कुछ भी हो सकता है, 1:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूले की डेरिवेशन, कि ये कहाँ से आया और किस टाइप से ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये 2 एक्सिस लिए हमने। ये ओरिजिन है ओ। उसके बाद लेट सपोज ये पॉइंट ए है, लेट सपोज ये पॉइंट बी है। अब ए के कोऑर्डिनेट हमने लिए x1, y1, x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट लिए x2, y2, इस तरीके से। अब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। लेट सपोज ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है
एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये क्या है, P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है P कोमा वाई। अब लेट सपोज ये इसको M1 रेसो M2 में डिवाइड करते हैं। हमने दो रेसो लिए M1 और M2, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है कि ये किसको डिवाइड करता है, M1 M2 में डिवाइड करता है, ये जो P पॉइंट है। दिस मीन्स जो गिवन है उसमें देखिए यहाँ जो भी पॉइंट हमने सपोज किए हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। हेयर पॉइंट ए की वैल्यू क्या है, x1 कोमा y1 एंड पॉइंट बी क्या है, x2 कोमा y2। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट ए है और पॉइंट बी है एंड पॉइंट पी जिसकी वैल्यू है एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन ए बी इन रेसो M1 रेसो M2। अब P पॉइंट क्या करता है, इस ए बी लाइन को डिवाइड करता है M1 रेसो M2 में। दिस मीन्स हम ये क्या लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि AP के डिवाइड में PB, इसकी वैल्यू क्या है, M1 बाय M2। इतना समझ में आया कि जो AP बाय PB है उसकी वैल्यू क्या है, M1 डिवाइड M2 है। रेसो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, मैं A पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। सेम एज इट इज़ P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, सेम एज इट इज़ B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। अब ये जो तीनों लाइनें हैं ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, यानी कि अगर कोई एक या एक से दो या दो से ज़्यादा लाइनें किसी एक ही लाइन के परपेंडिकुलर हो, दिस मीन्स वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं। आप नेमिंग रख लेते हैं इसकी, ये P है तो इसको Q मान लो, ये R और ये S हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब A पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन BS पे। अब मैंने जो भी ड्रॉ किया है मैं उसको लिख लेता हूँ। हेयर AQ परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, इसी तरीके से जो PR है वो भी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, और जो BS है वो भी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। उसके बाद परपेंडिकुलर में क्या है, अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, S तक आ गया, ये T पॉइंट है और ये कोई पॉइंट U मान लेते हैं। ठीक है, कि जो AT है, AT वो परपेंडिकुलर है लाइन PR के। उसके बाद नेक्स्ट है जो PU है, PU है परपेंडिकुलर है BS के। PU लाइन किसके परपेंडिकुलर है, BS के। और यहाँ से देखिए जो AQ लाइन है वो पैरेलल है PR के और PR पैरेलल है BS के, ये तीनों आपस में पैरेलल है। अब देखिए AT और PU इन पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर हैं, दिस मीन्स जो AT है वो पैरेलल होगी PU के। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मैंने परपेंडिकुलर लिखे और यहाँ जो भी पैरेलल है वो चीज़ें लिखी। उसके बाद देखिए ये जो ट्रायंगल है मैं इसको नेमिंग देता हूँ फर्स्ट, ये दूसरी ट्रायंगल है इसको नेमिंग देता हूँ सेकंड। तो हम लिखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, इन ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड। अब फर्स्ट की नेमिंग क्या है, APT, सेकंड की नेमिंग क्या है, PBU, क्या है, PBU। अब दोनों ट्रायंगल में देखिए जो एंगल T है वो किसके इक्वल है, एंगल U के, और दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री। उसके बाद देखिए जो एंगल APT है वो इक्वल है एंगल PBU के, एंगल PBU के। अब दोनों इक्वल हैं, रीजन क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों हैं, देखिए दो पैरेलल लाइन्स हैं, अब ये एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि ट्रांसवर्जल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्जल लाइन है तो एंगल APT यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ये कौन से एंगल बनते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी वी कैन से दैट जो ट्रायंगल है ए पी टी वो सिमिलर होगी ट्रायंगल पी बी यू के। किस ट्रायंगल के पैरेलल सिमिलर होगी? पी बी यू के। रीजन में क्या लिखोगे? बाय ए सिमिलरिटी, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया होता है कि इस तरीके से अगर दो एंगल उसके इक्वल हम प्रूव कर देते हैं, दिस मीन्स थर्ड एंगल तो अपने आप ही क्या हो गया? इक्वल। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मैं आपको बता देता हूँ, लेट अस सपोज ये दो ट्रायंगल है कोई भी, ये सिमिलर है, यानी कि ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों इक्वल हो गए। ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि थर्ड एंगल तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर किन्हीं दो ट्रायंगलों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और उनकी जो साइडों का रेशो है वो क्या है? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, दिस मीन्स वो दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। अब यहाँ से देखिए, दोनों ट्रायंगल क्या हुई? सिमिलर हुई। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, हेयर ट्रायंगल की नेमिंग थी ए पी टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी यू के, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दिस मीन्स कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड देखिए, ए पी का रेशो डिवाइड में पी बी के, यानी कि ए पी रेशो पी बी किसके इक्वल होगा? पी टी रेशो बी यू, और इक्वल होगा ए टी रेशो यहाँ से पी यू। तो इस तरीके से जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब देखिए, ए पी बाई पी बी की वैल्यू है, यानी कि m1 बाई m2, हमें वैल्यू क्या चाहिए? पी टी बाई बी यू एंड ए टी बाई पी यू की। तो यहाँ से देखिए, मैं टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ कि टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखिए कितनी डिस्टेंस है ओ से आर तक? कितनी है? एक्स, क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट क्या था? एक्स का एक्स है, तो टी का भी एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? एक्स ही रहेगा। उसके बाद देखिए, टी का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है? y1, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? y1, दिस मीन्स y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 होगा। इसी तरीके से u का x का कोऑर्डिनेट, यानी कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? x2, और उसके बाद देखिए y का कोऑर्डिनेट, यहाँ वैल्यू क्या है? p का y का कोऑर्डिनेट y, तो कोऑर्डिनेट हुआ x2y। अब यहाँ से देखिए, pt की वैल्यू निकालते हैं, मैं यहाँ ऊपर अलग से लिख लेता हूँ इसको। जो pt की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? ध्यान से देखिए, ये pt है, यानी कि pr में से अगर हम tr माइनस कर दें, यानी कि pr माइनस में tr, अब pr माइनस tr करोगे, pr कंप्लीट की वैल्यू क्या थी? y, और tr की वैल्यू क्या है? y1, दिस मीन्स ये क्या होगा? y माइनस y1 होगा। उसके बाद देखिए bu की वैल्यू, bu देखिए कहाँ है? ये bu है, bu का मीनिंग क्या हो गया? bs में से हम su माइनस कर दें, bs माइनस su। अब bs कंप्लीट वैल्यू क्या है? y2, su की वैल्यू क्या है? y, दिस मीन्स ये क्या होगा? y2 माइनस y डिस्टेंस होगी। उसके बाद देखिए at की वैल्यू क्या होगी? at यहाँ पे है, यानी कि x एक्सिस पे ये जो कंप्लीट OR है, OR में से अगर हम OQ माइनस कर दे तो क्या बचेगा? AT, क्योंकि AT किसके इक्वल है? QR के। दिस मीन्स OR माइनस OQ इज इक्वल टू, OR की वैल्यू क्या है? x एक्सिस पे देखिए, x माइनस में x1 हो जाएगा, x माइनस x1, क्योंकि OR की वैल्यू x और OQ की वैल्यू क्या है? x1, यानी कि OQ डिस्टेंस ये क्या है? x1 है। उसके बाद PU की वैल्यू रहती है, PU की वैल्यू देख लीजिए, PU को क्या लिखा जा सकता है? ये PU है, यानी कि RS की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वल है। दिस मीन्स OS में से अगर हम OR माइनस कर दें, OS माइनस OR, O से लेके S तक की वैल्यू क्या है? x2। उसके बाद OR की वैल्यू क्या है? OR की वैल्यू है x, तो माइनस में क्या हो गया? x हो गया, x1 नहीं x है। तो इस तरीके से हमने चारों डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, AP बाई PB, यानी कि m1 डिवाइड में m2। PT की वैल्यू देखिए, y माइनस y1 डिवाइड में BU की वैल्यू y2 माइनस y।
इक्वल टू होगा AT की वैल्यू x माइनस x1 डिवाइड में x2 माइनस x। तो सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी, यानी कि ये तीनों पेयर आपस में इक्वल हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वल ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। अगर m1 बाई m2 इक्वल टू है y माइनस y1 डिवाइड में y2 माइनस y1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ होगी, यानी कि m1 y2 माइनस m1 y इक्वल टू क्या होगा m2 y माइनस में m2 y। अब यहाँ से देखिए m1 y वाली जो है दोनों टर्म है इनको एक साइड लेके जाइए। यहाँ राइट में क्या था m2 y एज इट इज़, ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि m1 y। अब ये जो y1 वाली टर्म है इनको इस साइड लेगी, ये क्या था m1 y2, m1 y2 ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हम किसको क्या लिखेंगे m2 y1। अब इतना हमने चेंज किया। अब राइट साइड से y कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से वैल्यू क्या बची m1 प्लस m2, मैं लिख सकता हूँ इसको m1 प्लस m2। यहाँ से देखिए आगे पीछे लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ m2 y1 और बाद में लिख देता हूँ m1 y2। तो हमें y की वैल्यू चाहिए। अब y की वैल्यू क्या होगी, ये जो ब्रैकेट में कंप्लीट मल्टीप्लाई में है ये लेफ्ट साइड में कहाँ आएगा डिवाइड में। लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड में क्या हुआ m1 प्लस m2, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई y की, और y ही क्या था y एक्सिस की वैल्यू थी p पॉइंट की, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। तो y की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे, y की वैल्यू क्या आई m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड में m प्लस n। अगर सेम इसी तरह फर्स्ट को और थर्ड के इक्वल ले लेते हो, यानी कि m1 बाई m2 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड में x2 माइनस x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी m2 x1 प्लस में m1 x2 डिवाइड में है m1 प्लस m2। तो इस तरीके से आप x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारा मेन काम क्या था कि P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो P पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या है x की वैल्यू क्या है m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड में m1 प्लस m2, कोमा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड में m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हमने क्या निकाले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब वहाँ जो क्वेश्चन आप करोगे वहाँ डिजिट में वैल्यू गिवन होगी, यानी कि m1 की भी वैल्यू गिवन होगी, m2 की भी, यहाँ x1 x2 y1 y2 ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमें गिवन होगी। सिर्फ वैल्यू पुट करके हमें क्या निकालना है आंसर निकालना है, या फिर कह दीजिए कि P के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने थे, x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है मिड पॉइंट फार्मूला। अब ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, मिड पॉइंट यानी कि बिल्कुल बीच का पॉइंट। लेट सपोज ये कोई A पॉइंट है, ये कोई B पॉइंट है, हम A को B से मिला देते हैं। जो A के कोऑर्डिनेट हैं वो है x1, y1, B के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और हमें कोई पॉइंट P दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y है। दिस मीन्स ये जो P है AB को 1:1 में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया कि P है जो बिल्कुल बीच में है, यानी कि जितनी डिस्टेंस P के राइट में है उतनी ही डिस्टेंस P के लेफ्ट में है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि P बिल्कुल मिड में है। अब हमें P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं, यानी कि x y। अब अगर P बिल्कुल मिड में है तो रेशो क्या होगा 1:1 होगा, यानी कि टोटल 2 इक्वल हिस्से करने पड़ेंगे। इक्वल पार्ट, एक पार्ट AP की तरफ आएगा, एक पार्ट PB की तरफ आएगा। तो रेशो क्या होगा 1:1, यानी कि 1 + 1 टोटल 2 इक्वल पार्ट, एक पार्ट AP के पास है और एक पार्ट PB के पास है। तो इस केस में हम x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहाँ x की वैल्यू हमें निकालनी है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि x की वैल्यू कैसे निकालोगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। सेम एज इट इज़ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालोगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब यहाँ m1 प्लस m2 की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या होगी, m1 और m2 दोनों की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 × x2
x2 प्लस x1 डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 और 1 2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी y2 यानी कि 1 इंटू y2 प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आई y1 और डिवाइड में 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे क्या होते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला व्हेन रेशो इज गिवन टू 1:1 देन वी कैन फाइंड आउट x एंड y। अब किसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करोगे x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, इसी तरीके से y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अगर ये ए बी कोई दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं 2 3 और यहाँ से देखिए 4 और 7, ठीक है, और बोल रहा है कि ये P बिल्कुल मिड में पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और ये इसको 1:1 में डिवाइड करता है, यानी कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AP और सॉरी AB। यहाँ से क्या होगा कि जो AP की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी PB के, दैट्स वाई P क्या है मिड पॉइंट है। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या होगी P के ये जो कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू x1 प्लस x2, किसी को भी x1 x2 एज्यूम कर सकते हो, यानी कि 2 + 4 डिवाइड में 2 6/2 यानी कि 3। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई 3। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे y1 प्लस y2 यानी कि 3 + 7 डिवाइड में 2, 3 + 7 10 डिवाइड में 2 वैल्यू क्या आई 5। तो P के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले 3 और 5 मिले, यानी कि 3 और 5 एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों के बिल्कुल मिड में लाई करेगा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाले P के कोऑर्डिनेट। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। आज हमने पढ़ा सेक्शन फार्मूला, उससे ही रिलेटेड हमने पढ़ा मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि रेशो क्या होता है 1:1। अब देखिए मैं जनरली आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो फार्मूलों की डेरिवेशन आपको करवाई जाती है, जैसे मैंने डिस्टेंस फार्मूले की डेरिवेशन आपको बताई, सेक्शन फार्मूले की डेरिवेशन आपको बताई, जो एग्ज़ाम में है वो डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, यानी कि डेरिवेशन के आने के चांस ना के बराबर हैं, कभी भी नहीं, आज तक तो आई नहीं। यानी कि आप ये मान के चलें कि 0.1% चांस ही है डेरिवेशन आने के। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, P के कोऑर्डिनेट निकालिए, A B पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस निकालिए, लेकिन कभी भी आपसे वो डेरिवेशन नहीं पूछेगा। अब डेरिवेशन हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि हमें ये पता लग सके कि ये फार्मूले आए कहाँ से, हम क्यों निकाल रहे हैं और किसकी हेल्प से ये फार्मूले हम ड्राइव करते हैं, ये चीज़ें, यानी कि डीप नॉलेज के लिए हम हर एक फार्मूले की डेरिवेशन सीखते हैं। अगर मैं जनरली आपको ये बता देता कि A और B की डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस फार्मूला ये इससे निकाल लीजिए, अब आपको क्या लिखते हैं कि कहाँ से लिख दिया x2 x1 और कहाँ से ये y2 y1 आ गया, कहाँ से स्क्वायर हो गया, कहाँ से अंडर रूट हो गया, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक करते हैं। अब इन क्वेश्चनों के आंसर के लिए हर एक फार्मूले की आपको डेरिवेशन करवाई जाती है, यानी कि डीपली स्टडी के लिए, ताकि कल आपसे कोई पूछे कि ये जो डिस्टेंस फार्मूला है आपने लगा तो दिया लेकिन ये है क्या, कहाँ से आया, आप उसको ड्राइव करके बता सके कि इस तरीके से हम दो पॉइंटों की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए हमें डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2, जो सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तब तक आप जो एक्सरसाइज के एग्जांपल है 7.2 के उनको कंप्लीट करिए, और ये जो कंप्लीट डेरिवेशन मैंने बताई सेक्शन फार्मूला की हो चाहे मिड पॉइंट फार्मूले को, इसको एक बार ज़रूर देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब तक समझ में ना आए तब तक आप वीडियो को देखते रहें। हो सकता है कि कई स्टूडेंटों को एक बार समझ में नहीं आता, आप एक बार वीडियो देखिए, उसमें से आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा 70% 80%, अब बाकी तो बचता है उसको दोबारा से फिर देख लीजिए। यानी कि एक लाइन आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हो उतनी बार आप परफेक्ट होते चले जाते हो। अगर इसी वीडियो को आप कम से कम 5-6 बार देख लेते हो, आपको तो याद ही हो जाएगा कि वीडियो में क्या चल रहा है, आप तो अपने आप लिखने लगेंगे कि वीडियो में नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा। यानी कि जितनी बार बार देखोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यानी कि आपने एक बार वीडियो देखी और बस हो गया, सर हमें तो 50% समझ में आया, बाकी आप दोबारा करवा दीजिए। अब दोबारा अगर मैं वीडियो बनाऊँगा दोबारा से फिर वही डेरिवेशन होगी, कोई अलग तरीका थोड़ी ना, डेरिवेशन वही है, स्टेप्स वही है, तरीके वही है, बस आप उसको अच्छी तरीके से समझें। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।